तो जैसे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसके अंदर क्या है, एक फंक्शन दे रखा है और क्वेश्चन में आपसे जो f0 है इस f0 की वैल्यू निकालने को कहा गया है। अब सपोज करो अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व करें, जैसे हमारे पास अगर हम इसको सोल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो fx है ये इक्वल आएगा x। आप एक बार नोटिस करो कि जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है वो कौन है, dt। तो अगर इंटीग्रेशन का वेरिएबल dt है तो इस इंटीग्रेशन के अंदर जो भी x की टर्म है वो क्या होगी, कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूं तो ये बनने वाला है x तो आ जाएगा बाहर एंड दैट इज 0 to 1, ये आएगा t f of t dt एंड प्लस जो सेकंड टर्म आएगी दैट इज 0 to 1 और ये आएगा t स्क्वायर f of t एंड dt। आपके पास ऐसा आ जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है अगर उसकी लिमिट कांस्टेंट है तो उस केस में उसकी जो वैल्यू आती है हमेशा कांस्टेंट आती है। तो हम इसके अंदर एक काम करते हैं, लेट के मान लेते हैं कि जो 0 से 1 ये टी एफ ऑफ टी डी टी, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल ए, यानी कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसको इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट रखने के बाद वटेवर जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो उसको मैंने ए कंसीडर किया। एंड सिमिलरली अगर मान लो 0 से 1 टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी को अगर हम कंसीडर करें तो उसको हम बी मान लेते हैं। अगर हम इसके अंदर एक टर्म को ए और एक टर्म को बी मान लें तो ऐसे करते हैं आपके सामने जो स्टेटमेंट बनेगा, ये स्टेटमेंट क्या बनने वाला है, आपके सामने आ जाएगा एफ एक्स और ये आएगा एक्स प्लस, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स और प्लस कितना आएगा बी, ऐसा आ जाएगा। थोड़ा इसको और सोल्व करें तो यहाँ से जो एफ एक्स आएगा यह आएगा 1 प्लस ए इंटू एक्स और प्लस कितना आएगा बी। अगर आप इसके अंदर एफ ऑफ क्या निकालो टी, तो जो एफ ऑफ टी आएगा वो आएगा 1 प्लस ए एंड दैट इज टी और प्लस कितना आएगा बी। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है क्या, f0। तो अगर हम इसके अंदर f0 की वैल्यू निकालें तो जब आप यहाँ से f0 निकालोगे तो अगर आप इसमें से इसके अंदर t0 या फिर इसके अंदर x को 0 पुट करोगे तो यहाँ से क्लियर है कि f0 कितना आएगा b। यानी अल्टीमेटली अगर इस क्वेश्चन में f0 b है तो इसका ना हमें 23/2 b की वैल्यू निकालनी। अब इसके अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो ft की वैल्यू है इस ft की वैल्यू को मैं इस स्टेटमेंट में रखने जा रहा हूँ दोनों जगह। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो आप अगर हम इसके अंदर इसको देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 0 से t 0 to 1 एंड t f of t dt, ये क्वेश्चन में a के इक्वल है। अगर आप इससे सॉल्व करो तो यहाँ से आएगा 0 to 1। अब इसके अंदर जो t है इसे ft से मल्टीप्लाइड करूँ, पीछे जाकर आप देखो कि जो ft था वो क्या था, तो हमारे पास जो f of t था वो 1 प्लस ए इंटू टी प्लस बी है। तो अगर हम इसको t से मल्टीप्लाइड करें तो t से मल्टीप्लाइड करने पर ये जो स्टेटमेंट आएगा ये आएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से 1 और ये आएगा 1 प्लस ए इंटू दैट इज टी स्क्वायर प्लस कितना आएगा बी टी एंड यहाँ आएगा डी टी और राइट साइड में ये क्या लिखा हुआ है ए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं टी के रेस्पेक्ट में। अगर आप इसको टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ये 1 प्लस ए एंड दैट इज टी क्यूब बाय 3 प्लस ये आएगा b एंड टी स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट आ जाएगी इसकी 0 to 1 और राइट साइड में कितना लिखा हुआ है इसके अंदर a। अगर आप इसके अंदर लिमिट रखोगे तो इसकी सबसे पहले अपर लिमिट 1 को रखो, तो 1 को रखने पर ये आने वाला है 1 प्लस दैट इज a बाय 3 और प्लस में आ जाएगा 1 रखने पर b बाय 2, फिर आएगा माइनस। और अगर आप इसके अंदर लो लिमिट 0 रखोगे तो 0 रखने पर ये दोनों टर्म 0 आ रही है तो ये 0 आएगा, यानी कि किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल। अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर इस इक्वेशन को 6 से क्या करो, मल्टीप्लाइड। 6 से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये 2 प्लस 2a प्लस 3b इक्वल कितना आ रहा है 6a। तो यहाँ से अगर हम इसके अंदर इस सारी की सारी टर्म को राइट ले लें तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी 4a माइनस 3b इक्वल आएगा 2, दिस इज इक्वेशन 1। ये इसकी सबसे फर्स्ट इक्वेशन आएगी। अगर हम इसके अंदर सेकंड इक्वेशन की बात करें तो एक इक्वेशन और फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस b वाली कंडीशन को यूज़ करते हैं। इस b वाली कंडीशन के अंदर जो भी f ऑफ t आ रहा है इस f ऑफ t की वैल्यू को आप यहाँ से रख दो। f ऑफ t कितना है 1 प्लस ए इंटू टी प्लस बी। आप इस f ऑफ t को t स्क्वायर से क्या करो, मल्टीप्लाइड। तो हम इसके अंदर आगे चलें तो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन आएगी वो आएगी 0 to 1 और इसके अंदर हम f ऑफ t को t स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 1 प्लस ए इंटू कितना आएगा टी क्यूब और प्लस आएगा b के साथ टी स्क्वायर एंड इंटू में आएगा डी टी एंड दिस शुड बी इक्वल टू b। दोबारा से आप क्या करो, इसका भी इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा 1 प्लस ए एंड ये आएगा t4 बाय 4, इसके अंदर आएगा b एंड दिस इज टी क्यूब बाय टी और राइट साइड में कितना आएगा b और क्वेश्चन की लिमिट आ जाएगी 0 से कहाँ तक, 1 तक।
अगर आप इसके अंदर इसकी लोअर लिमिट 0 रखोगे तब तो ये 0 आने वाला है, तो हम इसके अंदर सिर्फ क्या रखते हैं, इसकी अपर लिमिट, तो मैं यही रख देता हूँ। अगर हम इसके अंदर इसकी अपर लिमिट रखें, अपर लिमिट कितनी है इसकी 1, तो आप इसके अंदर t की वैल्यू 1 रखो, तो आपके सामने स्टेटमेंट आएगा 1 + a/4 और इसके अंदर आएगा प्लस दैट इज b/3 एंड इक्वल में कितना आ रहा है b, ऐसा आ जाएगा। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाइड करो, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाइड करें तो ये आ जाएगा 3 × 1 + a प्लस आएगा 4b और इसकी राइट साइड में कितना आएगा 12b। तो यहाँ पर इसकी जो राइट साइड है, इसकी राइट साइड में कितना आ जाएगा 12b, यहाँ पर राइट साइड में कितना आएगा 12b, तो ये आ जाएगा 12b। तो फाइनली यहाँ से इक्वेशन आएगी 3a माइनस आएगा 8b एंड इक्वल में आ रहा है -3, दिस इज इक्वेशन 2। और पीछे जो हमने इक्वेशन 1 लिखी थी, हमारी इक्वेशन क्या थी 4a - 3b = 2, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी 4a एंड माइनस में आएगा 3b इक्वल कितना आएगा 2, ये आएगी हमारी इक्वेशन 1। अब हमें करना क्या है कि हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके b निकालना है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, b आप निकाल लोगे क्योंकि इसको कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी, तो b की वैल्यू मेरे हिसाब से सॉल्व करने के बाद जो आने वाली है इसके अंदर, वो सीधे सीधे मैं b की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये b आने वाला है 18/23। अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो फाइनली आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, 23/2 × f0, यानी कि 23/2 इंटू क्या लिखना है b, क्योंकि आपको पता है कि जो f ऑफ नोट है वो किसके इक्वल है b। अगर आप इसके अंदर b की वैल्यू को पुट करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 9। तो पीछे जाकर हम इसका आंसर चेक करें कि इसका आंसर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आप नोटिस करो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन में क्या गिवन है 9, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 9। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है, कोफिशिएंट फाइंडिंग वाला। इसके अंदर एक बाइनोमियल दे रखा है जिसके अंदर आपको x की पावर 0 यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म निकालनी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, इसकी जनरल टर्म। अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखूँ tr+1, तो वो जो जनरल टर्म आएगी वो आएगी 7cr और 3x² की पावर आएगी 7 - r और माइनस में 1/2x 5 की पावर कितनी आएगी 7, ये आएगी r। अगर हम इसको सोल्व करें थोड़ा सा, तो यहाँ से आने वाला है 7cr एंड दैट इज 3 की पावर आएगा 7 - r और माइनस के 1/2 की पावर आएगी r। अगर हम इसके अंदर x की पावर को कलेक्ट करें तो इस फर्स्ट टर्म x की पावर आएगी 14 - 2r और उसमें 1/, में आएगा 5r, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 14 माइनस कितना आएगा 7r, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन की डिमांड है x की पावर 0, तो इसका मतलब ये पावर 0 आना चाहिए, तो आप यहाँ से क्लियरली बोल सकते हो कि जो 14 - 7r है ये 0 आएगा, तो इससे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमें कुछ नहीं करना, ये जो स्टेटमेंट है अगर हम इसके अंदर r को 2 रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो r को 2 रखने पर जो t3 आएगा, यानी कि जो भी इसके अंदर कोफिशिएंट आएगा आप इसके अंदर r को 2 रखो, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 7c2 एंड 3 की पावर कितना आएगा 5 और -1/2 की पावर कितना आएगा 2। जब आप इसको सोल्व करके मैनेज करोगे तो ये आंसर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसके आगे सोल्व करके आपको आंसर इस फॉर्म में ले आओगे, वो वही बड़ा काम नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इस बार बाइनोमियल पीरियड्स के लगभग 2-3 सवाल आए हुए हैं। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो एक 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, इसके अंदर AR। अब अगर आप इसके अंदर समझो तो इसके अंदर जो AR होगा, इस AR का मतलब क्या है, AR का मतलब होगा NCR। अगर आप इसके अंदर देखो तो A1 का मतलब है x की पावर 1 का कोफिशिएंट। हम जानते हैं कि जब हम 1 + x की पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो इसका एक्सपेंशन आता है C0 + C1x + C2x², इस तरह का इसका एक्सपेंशन आता है। तो इसके अंदर जो A2 का मतलब है C2, A3 का मतलब है C3, तो जो AR होगा उसका मतलब होगा NCR। तो इस क्वेश्चन में AR का मतलब है NCR, AR+1 का मतलब होगा NCR+1 और इसके अंदर जो AR+2 होगा क्वेश्चन में, इसका मीनिंग होगा NCR+ कितना आएगा 2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो AR+1 है, ये AR+1 AR का जो रेशो है, ये रेशो आपको क्वेश्चन में 5 गिवन है। अगर हम इसके अंदर AR+1 लिखें, AR+1 आएगा NCR+1 अपॉन में आएगा NCR और ये कितना आएगा 5। आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है कि अगर अपर इंडेक्स सेम है और लोअर में एक का डिफरेंस है तो उसकी वैल्यू आती है n - r+1/r। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी n+1 और माइनस आएगा r+1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में, और यहाँ भी कितना आएगा r+1, ये इक्वल में कितना आएगा 5। अगर हम इसे सॉल्व करें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाइड करके इसको राइट लें,
तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज n+1 कितना आएगा 6 इंटू क्या आएगा r+1, ऐसा आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर जो सेकंड वाली कंडीशन है, अगर आप इसके अंदर रेशो निकालो किसका, AR+2 डिवाइडेड बाय AR+1, तो ये जो रेशो आएगा कितना आएगा 4। आपको पता है कि जो 20/5 होता है वो कितना होता है 4। तो अगर आप इसके अंदर AR+2 और AR+1 की वैल्यू भी रखो तो ये वैल्यू आने वाली है यहाँ पर कि NCR+2 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा NCR+1 और ये कितना आ जाएगा 4। अगर आप इसे सॉल्व करो तो अगेन इसके अंदर फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूले के हिसाब से ये आने वाला है कि n+1 माइनस में आएगा R+2 एंड डिवाइडेड बाय कितना आएगा R+2 और ये इक्वल में कितना आ रहा है 4। अगर आप इस R+2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको राइट लोगे तो यहाँ से जो आपके सामने फिर से जो n+1 की टर्म आ रही है, ये n+1 की टर्म आएगी कितना 5 इंटू R+ कितना आएगा ये 2। अब इसके अंदर आप देखो इस इक्वेशन के अंदर LHS बराबर है, तो LHS अगर इक्वेट है तो आप इसकी RHS को इक्वेट करके सबसे पहले हम क्या निकालते हैं R की वैल्यू। यहाँ पर अगर हम इसके अंदर R की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 6 इंटू R+1 इक्वल आएगा 5 इंटू R+2 और अगर आप यहाँ से सॉल्व करो तो सॉल्व करने पर R की वैल्यू कितनी आ रही है 4। अच्छा, R की वैल्यू 4 रखकर अगर हम वापस से N की वैल्यू निकालें तो आप देखो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है n+1 इक्वल 6 इंटू R+1, इस स्टेटमेंट को अगर मैं लिखूँ तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है n+1 इक्वल 6 इंटू ये है R+1, अगर हम यहाँ से n फाइंड आउट करें तो ये n29 आ रहा है। अब इसके अंदर देखो अगर आप इसके अंदर R की वैल्यू को 4 रखोगे तो 30 आएगा और 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 29। अब फाइनली इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपसे A4 पूछा हुआ है, तो अगर आप इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है 20 है, A4 का मतलब क्या होगा NC4, यानी कि A4 आ जाएगा 29C4। क्वेश्चन में आप पीछे जाकर देखो कि हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो A4 होगा, इस A4 का मतलब क्या होगा NC2, जैसे A2 का मतलब NC2 है, A3 NC3 है, तो A4 कितना आएगा NC4। इस क्वेश्चन में अगर n की वैल्यू 25 है तो n अगर 25 है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 29C4। तो बेसिकली ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब इसकी जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आ सकती है, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। पीछे जो आंसर है वो डायरेक्टली ऐसे सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है 29C4। एग्जाम के अंदर जो भी इसके ऑप्शन की फॉर्म में आया हो या ये न्यूमेरिकल वैल्यू में आया हो उस तरह से आप इसको देख सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक फंक्शन का क्वेश्चन है। इसके अंदर एक फंक्शन दे रखा है जिसका डोमेन क्या है नेचुरल वैल्यू, और आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इसकी क्या निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो चलो इसके अंदर एक काम करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा लगाते हैं। मैक्सिमम मिनिमा लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू n। अगर मैं इसका u/v के मेथड से डिफरेंशिएशन करूं तो ऊपर आएगा u का डिफरेंशिएशन आएगा 3n² और v आ जाएगा n की पावर 4 प्लस 147 माइनस, अगर मैं नीचे वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करूं तो यह आएगा 4n³ और ऊपर आएगा n³ और अपॉन में आ जाएगा नीचे इसका स्क्वायर, तो यह आएगा n की पावर 4 प्लस 147 का क्या आएगा स्क्वायर। अगली स्टेप में मुझे करना क्या है कि मुझे इससे सॉल्व करना है, तो इसका न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सॉल्व करने के बाद, तो सॉल्व करने के बाद जब आप इसको लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आने वाला है कि -n² यह आएगा n² प्लस 21 और n² माइनस के 21 और नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय यह आएगा n की पावर 4 प्लस 147 का क्या आएगा होल स्क्वायर। जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब एक बात आप नोटिस करो, n² पॉजिटिव है, n² प्लस 21 पॉजिटिव है, तो इसका जो मैक्सिमा मिनिमा है वो केवल इस n² माइनस 21 पर डिपेंड करेगा। इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो भी पॉजिटिव है, तो अगर हम इसको आगे लिखें तो ये आएगा -n² प्लस 21। अगर हम इसके अंदर इस n² माइनस 21 के a² माइनस b² से फैक्टर करें तो उसका जो एक फैक्टर आएगा वो आएगा n प्लस √21 और दूसरा आएगा n माइनस √21 एंड डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा कि n की पावर 4 प्लस 147 क्या क्या आएगा स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करें तो इसके अंदर जो dy/dx है यानी जो f' है इसका हम साइन मार्क करते हैं, तो यहाँ पर n² पॉजिटिव है, n² प्लस 21 पॉजिटिव है और उसका जो डिनोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव है। तो अगर हम इसके अंदर इसका साइन मार्क करें तो इसका अगर आप साइन मार्क करोगे तो यहाँ पर इसका जो साइन मार्क आएगा वो क्या आएगा, एक तो आएगा माइनस का √21 और एक आएगा √21 प्लस का। और अगर आप इसके अंदर साइन मार्क करोगे तो साइन मार्क वैसे तो जनरली क्या होता है साइन प्लस से स्टार्ट होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ आगे माइनस लगा हुआ है इसकी वजह से जो नंबर लाइन पर साइन मार्किंग आएगी वो साइन मार्किंग आएगी माइनस प्लस और माइनस।
तो अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो रफली इसका ग्राफ पहले डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, ये बात हमें पता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि डिफाइंड है कि जो n है वो नेचुरल है, अगर n नेचुरल है तो इसका मतलब है कि हम 0 से पहले तो बात करेंगे नहीं, तो हमें यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √21 पर आएगी। लेकिन क्योंकि n नेचुरल है तो हमें क्या करना होगा कि हम n की वैल्यू को √21 नहीं ले सकते, तो इस √21 के जो नियर बाय नंबर आएंगे वो नियर बाय नंबर क्या क्या आएंगे, या तो 4 आएगा, तो इस क्वेश्चन में जो n होगा या तो n = 4 पे मैक्सिमम आएगा, या फिर n कितना होगा 5। इन दोनों में से कोई एक डेटा होगा जिस पर हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम पीछे फंक्शन पर जाएं, अगर हम इसके अंदर n = 4 पर f(4) को निकालें तो जो f(4) आएगा हमारा फंक्शन जो था, अगर हम इस फंक्शन में n के लिए 4 रखकर वैल्यू निकालें तो ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर, ये वैल्यू आ रही है 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय ये आएगा 4 की पावर 4 और कितना आएगा 147। क्वेश्चन में ऐसा लिखा था। और अगर हम इसके अंदर n = 5 पर इसकी वैल्यू निकालें तो जो f(5) की वैल्यू आ रही है वो आएगी 5 का क्यूब एंड डिवाइडेड बाय ये आएगा 5 की पावर 4 और कितना आएगा 147। आप इसे कैलकुलेट करो तो ये वाला पार्ट तो आएगा 64 और नीचे जो आएगा 256 प्लस 147, तो 256 प्लस 147 अगर आप करोगे तो 256 प्लस 147 आएगा ये 400 कितना आ रहा है यहाँ पर 3, ये आएगा, इसके अंदर आएगा 125 और नीचे अगर आप इसके अंदर देखो तो ये आ जाएगा 625 प्लस 147। तो यहाँ पर अगर हम 625 प्लस 147 करेंगे तो यहाँ से आएगा 77 और कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पर 772 आएगा। अब इनमें से जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो हमारा आंसर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम निकालना है। तो अगर आप इनको डिवाइड करके देखो तो ये नंबर कितना आ रहा है 64। अगर आप डिवाइड करके देखो तो आप नोटिस करोगे कि ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि ये इस क्वेश्चन की क्या आएगी लार्जेस्ट वैल्यू, यानी कि जो f(n) है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया है, ये सीधे सीधे MOD यानी कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो आपको एक फंक्शन दे रखा है और आपसे कहा गया है कि आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन से ये बात तो क्लियर है कि मुझे इस फंक्शन को f" के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूँ तो हो सकता है कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाए, तो मैंने इसको ईजी बनाने के लिए काम किया कि इस क्वेश्चन में ऊपर और नीचे √2 से डिवाइड किया। जैसे मैं इसे √2 से डिवाइड करूँगा तो क्वेश्चन 1/√2 sin x प्लस 1/√2 और ये आ जाएगा cos x -1 और नीचे आ जाएगा 1/√2 से डिवाइड करने पर ये आएगा sin x एंड माइनस में आएगा 1/√2 और ये आ जाएगा कितना cos x। मैंने क्या किया, क्वेश्चन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 से डिवाइड किया। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को हम साइन या cos में फॉर्मूला बना सकते हैं। मैं इसको sin a + b का फॉर्मूला बनाने के लिए इसके अंदर इस 1/√2 को cos π/4 और इस 1/√2 को sin π/4 लिखता हूँ। तो ऐसा लिखने पर इसका जो न्यूमरेटर आएगा ये sin a + b यानी कि x + π/4 और नीचे आएगा -1 और सिमिलरली जो नीचे वाला पार्ट है ये sin x माइनस क्या बनेगा π/4। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, sin a + b sin a - b का फॉर्मूला बनाया। इसके लिए हमने क्या किया, इसके अंदर 1/√2 को cos π/4 इसको sin π/4 लिखा, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, f ऑफ क्या निकालना है 7π/4। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस f ऑफ 7π/4 निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो टर्म है फर्स्ट f ऑफ 7π/4, सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर मान लो मैं इसके अंदर x को 7π/4 रखूँ तो ये जो फंक्शन आएगा इसकी वैल्यू आएगी f ऑफ 2π -1, सॉरी ये आएगा f ऑफ 2π की जगह आएगा यहाँ पर साइन। यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है, अगर आप इसके अंदर वैल्यू रखते हो तो ये वैल्यू आने वाली है कितनी, साइन ऑफ दैट इज 2π -1 और नीचे आ जाएगा साइन कितना आएगा 3π/2। हमने क्या किया, इसके अंदर x को 7π/4 रखा। 7π/4 में π/4 को ऐड करोगे तो नंबर कितना आएगा 2π और 7π/4 में से π/4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर कितना आएगा 3π/2। अच्छा, sin 2π की वैल्यू कितनी आती है 0 और sin 3π/2 कितना आता है -1। तो यहाँ से क्या होगा, ये आ जाएगा -1/-1 यानी कि 1। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट नंबर है ये तो 1 आएगा। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है, f" 7π/4। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे u/v के मेथड से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। नेक्स्ट पेज पर तो मान लो अगर हम इसके अंदर डिफरेंशिएशन लगाएं तो जो हमारा f' आएगा, तो अगर हम सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करें तो u का डिफरेंशिएशन आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos,
यह आएगा x प्लस पाई बाई 4। पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में पीछे क्या लिखा था। ठीक है, साइन का डिफरेंशियल आएगा cos, 1 का क्या आता है 0। जब u डिफरेंशियल होता है तो आपको पता है v एज इट इज आता है, तो इसके अंदर जो साइन x माइनस पाई बाई 4 है ये एज इट इज आएगा माइनस। अब इसके अंदर अगर आप v को डिफरेंशिएट करोगे तो v का डिफरेंशियल आएगा cos x माइनस पाई बाई 4 और इसके अंदर u एज इट इज आ जाएगा। तो u इसके अंदर क्या था, साइन x प्लस पाई बाई 4 और क्या था -1 डिवाइडेड बाय, नीचे अगर हम इसके अंदर देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर आएगा उसके अंदर साइन x माइनस पाई बाई 4 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं। अगर हम इसके अंदर इसको आगे सोल्व करें एफ डैश एक्स, तो यहाँ से आप देखो अगर हम इस cos x पाई बाई 4 को इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाइड करें तो ऐसा करने पर आपके सामने फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी और माइनस में आएगा cos ए साइन बी। तो बेसिकली ये साइन ए माइनस बी का क्या बनेगा, फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन, इसके अंदर ए का मतलब होगा x माइनस पाई बाई 4 और b का मतलब कितना होगा x प्लस पाई बाई 4। आपके पास ये आ जाएगा माइनस 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 प्लस। इसके अलावा जब आप इस cos थीटा वाली टर्म को इस -1 से मल्टीप्लाइड करोगे तो माइनस और माइनस मिलकर ये जो टर्म आएगी ये आ जाएगी cos x माइनस कितना आएगा, पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय, इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आएगा ये आएगा साइन दैट इज x माइनस पाई बाई 4 का क्या आएगा, होल स्क्वायर। हम इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे, डिफरेंशिएट। अच्छा, इसके अंदर x कैंसिल हो रहा है और माइनस पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 मिलकर बनेंगे माइनस पाई बाई 2। और आप जानते हो साइन थीटा में अगर थीटा माइनस पाई बाई 2 है तो साइन माइनस पाई बाई 2 कितना होता है, -1। तो आपके पास जो एफ डैश एक्स आएगा यह आएगा -1 प्लस और ये आ जाएगा cos x माइनस पाई बाई 4 एंड नीचे आ जाएगा साइन दैट इज x माइनस पाई बाई 4 का क्या आएगा, ये होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने एक काम किया, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका क्या मतलब है, ऊपर से तो माइनस कॉमन लो तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस x माइनस पाई बाय 4, ऐसा आ जाएगा डिवाइडेड बाय। हमने इसके अंदर क्या किया, इसका जो नीचे वाला पार्ट है इस नीचे वाले पार्ट के अंदर हमने क्या किया, जो साइन स्क्वायर है इस साइन स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 माइनस क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर, यह आएगा x माइनस पाई बाय 4। आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है उससे साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब अगर आप इसके अंदर इसके फैक्टर करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो 1 माइनस कोस थीटा वाला फैक्टर कैंसिल होकर अगली स्टेप में आपके पास ये बचेगा कि जो एफ डैश एक्स आने वाला है इस एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी -1 अपॉन और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस, यह आएगा x माइनस पाई बाई 4, ऐसा आ जाएगा। अगर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव करें तो यहाँ से जो एफ डबल डैश एक्स आएगा, अब अगर हम इसके अंदर चेन रूल लगाएं इसको x मान लें तो 1/x का डिफरेंशियल होता है माइनस की 1/x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशियल आएगा प्लस में पहले तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस, यह आएगा x माइनस पाई बाई 4 का क्या आएगा, स्क्वायर, और इंटू में इसके अंदर क्या होगा कि फिर जो नीचे वाला पार्ट जिसे आपने x माना बाय चेन रूल इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो कॉस का आता है माइनस साइन x माइनस पाई बाई 4, और आप जानते हो इस x माइनस पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। तो फाइनली अगर हम इसके अंदर भी x को 7 पाई बाई 4 रखें और वहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालें तो जो f डबल डैश 7 पाई बाई 4 आएगा इसकी वैल्यू 1 आएगी जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर आप इसके अंदर 7 पाई बाई 4 रखोगे तो यह आएगा साइन 3 पाई बाई 2 जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1, तो माइनस माइनस क्या आएगा, +1। और अगर आप इसके अंदर 7 पाई बाई 4 रखोगे तो cos 3 पाई बाई 2 कितना आता है, 0, तो नीचे वाली टर्म आ जाएगी 1, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू ये आएगी। तो जब हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो जो f ऑफ 7 पाई बाई 4 इंटू जो f डबल डैश 7 पाई बाई 4 है इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 1 इंटू 1, तो आंसर आएगा 1। तो पीछे जाकर हम इस क्वेश्चन का आंसर चेक करें कि इसका आंसर क्या आ रहा है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है। तो यहाँ से हम नोटिस करो कि इससे सोल्व करने पर इसका फाइनली जो आंसर आने वाला है वो आंसर कितना आएगा, 1, यानी 1 इसकी क्या जाएगी वैल्यू। अच्छा, इसके बाद ये भी एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सीधी सी बात है कि दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है आपको कार्टेशियन फॉर्म में और आपसे कहा गया है कि इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। अगर मैं स्ट्रेट लाइन को लिखूं तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो अगर L1 को स्ट्रेट लाइन है R वेक्टर इक्वल A1 प्लस यह आएगा लैम्डा B1 वेक्टर, और अगर हमारे पास L2 को स्ट्रेट लाइन है दैट इज R वेक्टर इक्वल A2 प्लस म्यू और यह आएगा B2। अगर स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में लिखी है तो इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर वेक्टर में स्ट्रेट लाइन लिखी है तो ये फॉर्मूला आता है मॉड
और ये आता है बॉक्स, ये आएगा A2 माइनस A1 और ये आएगा B1 एंड B2 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, मॉड के अंदर आएगा B1 क्रॉस B2। ये फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट निकालने का। अब इसके अंदर अगर आप इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो पहले तो हम इस स्ट्रेट लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो जब आप इस स्ट्रेट लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन क्या आने वाली, जैसे अगर हम इस फर्स्ट स्ट्रेट लाइन को वेक्टर में लिखें तो इसके अंदर A1 का मतलब है कि वो पॉइंट जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रही, तो स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगी 5π प्लस आएगा 3j और प्लस में आ जाएगा कितना 2k और यहाँ पर आएगा प्लस लैम्डा। अब लैम्डा के साथ जो फॉर्मूला आता है उसके अंदर जो B1 वेक्टर आता है, B1 वेक्टर का मतलब है वो वेक्टर जिसके स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, तो जो भी इसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं उसी की स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती है। तो यहाँ से जो ये आएगा 4i प्लस आएगा 6j और प्लस कितना आएगा 4k, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर ये k है ना। अब इसके अंदर अगर हम सेकंड स्ट्रेट लाइन L2 को लिखें तो जो L2 स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी यार, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को भी वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कन्वर्जन करने पर ये स्ट्रेट लाइन बनने वाली है सिमिलर वे में 3i प्लस 2j प्लस कितना आएगा 9k और प्लस में इसके अंदर हम क्या लेते हैं म्यू और ये आ जाएगा कितना 7i प्लस आएगा कितना 5j और प्लस आएगा 6k, ऐसा आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, इसके अंदर A1 क्या होगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये A1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो पार्ट है ये A2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो पार्ट है ये B1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला जो पार्ट है ये B2 वेक्टर को क्या करेगा रिप्रेजेंट। तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें निकालनी, एक तो आपको क्या निकालना है जो बॉक्स है A2 माइनस A1 B1 B2 का बॉक्स निकालना है और एक आपको B1 B2 का बॉक्स निकालना है। तो अगर मैं इसके अंदर अगले पेज पर ये चीज़ें निकालूँ तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो A1 वेक्टर है, पीछे से अगर आप A1 वेक्टर को देखो तो इस A1 वेक्टर का मतलब है 5i प्लस 3j प्लस 2k। तो जो A1 वेक्टर है ये तो आ जाएगा 5i प्लस 3j और प्लस आ जाएगा कितना 2k। अगर आप इसके अंदर A2 वेक्टर को लिखो तो इसके अंदर जो A2 वेक्टर आने वाला है तो ये वाला जो पार्ट है ये A2 वेक्टर होगा यानी कि 3i प्लस 2j प्लस 9k। तो यहाँ से आ जाएगा 3i एंड प्लस आएगा 2j और प्लस आएगा 9k। अगर हम इसके अंदर B1 वेक्टर की बात करें तो हमारा जो B1 वेक्टर आएगा, इस B1 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में B1 वेक्टर है 4i प्लस 6j प्लस 4k। तो ये आ जाएगा 4i एंड प्लस आएगा 6j एंड प्लस कितना आएगा 4k। अगर हम इसके अंदर इसका B2 वेक्टर निकालें तो जो B2 वेक्टर इसमें आने वाला है, इस B2 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 7i प्लस 5j प्लस 6k। तो यहाँ से आ जाएगा 7i एंड प्लस 5j और प्लस आएगा कितना 6k। अब आपको सबसे पहले फाइंड करना है बॉक्स। बॉक्स के अंदर आपको निकालना है A2 माइनस A1, यह आएगा B1 B2। मेरे ख्याल से सीधा फॉर्मूला बेस है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। मेरे हिसाब से इसकी जो कैलकुलेशन है, अगर मैं इसकी सीधे सीधे कैलकुलेटेड वैल्यू लिखूँ तो ये वैल्यू क्या आती है, ये आने वाली है 190। सॉरी, अगर आप इसके अंदर इसकी वैल्यू को निकालोगे A2 माइनस A1 तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी, या फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आने वाली है ये 190 आ जाएगी। और अगर आप इसके अंदर जो B1 क्रॉस B2 का मॉड है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैंसिल सॉल्व करोगे तो ये अंडर में 756 आ जाए। ये दो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल इन दोनों का रेशो निकालना है। तो रेशो निकालने के बाद 4 कॉमन आने के बाद ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सेकंड आंसर है ये आ जाएगा। जो अंडर वाला पार्ट है ना, उस अंडर वाले पार्ट में से क्या होगा 4 कॉमन आएगा। अगर आप इसके अंदर इसको लिखोगे तो इसके अंदर जो अंडर है इसके अंदर 4 इंटू इसके जो फैक्टर होंगे, तो आप इसके अंदर 4 को बाहर लोगे और दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल होने के बाद क्वेश्चन का जो पीछे वाला पार्ट है आंसर आएगा। सीधी बात ये है कि कैलकुलेशन कर लेना। आप कैलकुलेशन करना बड़ा काम नहीं है, फॉर्मूला आपके पास है, डेटा आपके पास है, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर ए और बी नाम के दो वेक्टर हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट आपको दे रखा है। तो जो ए डॉट बी है इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 12। इसके अलावा जो ए क्रॉस बी है इसकी वैल्यू दे रखी है आपको। तो ये जो ए क्रॉस बी है इसकी वैल्यू गिवन है 4i प्लस आएगा 6j और प्लस आएगा 8k। अगर मान लो हम इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालें तो यहाँ से इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर ऑफ 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये अंडर में 116 आएगा सॉल्व करने के बाद। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि इसके अंदर प्रोडक्ट निकालना है। तो एक लैग्रेंज आइडेंटिटी नाम का वर्ड होता है
जिसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है कि जो a डॉट बी का स्क्वायर होता है प्लस जो a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये बेसिकली मॉड a स्क्वायर और मॉड b का क्या आता है, स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले से अगर हम मॉड a यानी कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसका रूट लें तो ये फॉर्मूला आएगा a डॉट b का क्या आएगा, स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा a क्रॉस b का क्या आएगा, स्क्वायर। ये लैंग्रा एंटी का फॉर्मूला होता है। तो इससे अगर हम a डॉट b और a क्रॉस b की वैल्यूज के अंदर रखें, अच्छा a डॉट b हमारे पास कितना है 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर, तो ये तो आएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144, और अगर हम इसके अंदर a क्रॉस b का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर ये 116 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 260, यानी कि जो 260 आएगा रूट के अंदर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा इसका पहला ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का, जिसके अंदर हमें एस ऑफ के दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो अगर हम इस एस के को सॉल्व करें, आपको पता है कि न्यूमरेटर में जो लिखा है ये 1 से k तक क्या है, नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 आएगा, और नीचे इसके अंदर k लिखा है, तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी 1/2 k प्लस 1। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो एस के हमें दे रखा था, हमने इस एस के को क्या किया, सिंप्लीफाइड। अब अगर मान लो हम इस समीशन को सॉल्व करें तो ये जो समीशन आपके पास लिखा है इसको अगर मैं k की फॉर्म में लिखूं तो ये k1 से n तक और एस के का क्या लिखा है, स्क्वायर। मैंने सिर्फ क्या किया, इस क्वेश्चन में जो j था उस j को k लिख दिया। अगर मैं एस के का स्क्वायर इसमें लिखूं तो एस ऑफ k मेरे पास है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा, और ये समीशन k1 से n तक और यहाँ पर आएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अच्छा अगर हम इसके अंदर लिमिट रख के देखें k की वैल्यू, तो यहाँ से अब इसके अंदर लिमिट रखोगे तो 1 रखोगे तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ऐसे चलता जाएगा, और ये n प्लस 1 का स्क्वायर आएगा लास्ट। आप जानते हो कि जो स्टैंडर्ड सीरीज होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो हमने इसके अंदर एक काम किया, 1 स्क्वायर को ऐड और 1 स्क्वायर को क्या किया, सबट्रैक्ट। अब उसके बाद अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसका डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1/6। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखो तो जो नंबर ऑफ टर्म है वो n नहीं, कितनी है, n प्लस 1, तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसमें n की जगह क्या रख दो, n प्लस 1। तो जब n प्लस 1 रखोगे तो फॉर्मूला आएगा n की जगह क्या आएगा, n प्लस 1, तो ये आएगा n, फिर n प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 2 और फिर आएगा 2n, तो ये आएगा 2n प्लस 1 और ये आएगा माइनस का 1, ऐसा आ जाएगा। अच्छा इसके अंदर बाय 6 भी आएगा, तो यहाँ से तक का जो पार्ट होगा इसके साथ क्या आएगा, बाय 6, और ध्यान रखना ये जो -1 है ये अलग से आएगा, जो भी इसके अंदर -1 होगा वो अलग से आएगा। तो ये बाय 6 अगर आप लिखोगे, इस बाय 6 के बाद यहाँ अलग से क्या आएगा, -1, ऐसा आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये n प्लस 1 रहेगा, ये n प्लस 2 रहेगा, ये सॉल्व करने के बाद 2n प्लस 3 आएगा, और एलसीएम लोगे तो -6 आएगा, और नीचे 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आएगा, 24। तो सीधे सीधे अगर हम इसका आंसर देखें तो ये जो सेकंड ऑप्शन है तो ये आएगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3 और -6 24। तो यहाँ पर आप देखो इसका जो आंसर आएगा ये सेकंड ऑप्शन आने वाला है, ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, जिसको अगर आप मैच कराओ तो n प्लस 1 n प्लस 2 2n प्लस 3, और अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे -6 बाय कितना आएगा, 24। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसके अंदर एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें चेक करना है कि इवन है ऑड। आप सब जानते हो किसी भी फंक्शन को इवन ऑड चेक करना है तो आपको जस्ट f माइनस एक्स निकालना है। अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू को -x रख के इसको इवन ऑड चेक करें तो यहाँ से आ जाएगा कि 1 प्लस 2 की पावर -x की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर आ रहा है -x। अगर आप इसमें इस 2 की पावर -x को 1/2 की पावर x लिख के सोल्व करो तो सोल्व करने पर ये आ रहा है 1 प्लस 1 बाय 2 की पावर x की पावर आ रही है 7, और नीचे 1/2 की पावर x आ रहा है। और अगर आप इसके अंदर ऊपर नीचे एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लेने पर ये 2 की पावर x प्लस 1 की पावर 7 और नीचे कितना आ रहा है 2 की पावर, ये आएगा 6x। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब आप f माइनस एक्स निकाल रहे हो तो सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट इस fx या -fx के इक्वल नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्योंकि ये fx के इक्वल नहीं है, ना तो ये fx के इक्वल आ रहा है ना ही ये -fx के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि जो फंक्शन आपको दे रखा है
ये नाइदर इवन है नॉर ऑड है, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर 3 आ जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ये किसका है? बेस थ्योरम का। इसके अंदर आपसे कहा है कि मान लो एक फैक्ट्री है, सपोज करो आपके पास ये कोई फैक्ट्री है जिसको मैं F बोल देता हूँ, और इस फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो कितना है? 100%। अब जो भी इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन है उसको 100% कहा गया है, और ये बोल रहा है कि इस प्रोडक्शन के अंदर क्या है, जो 3 तरह की मशीन है, तो जो मशीन A है उसका जो प्रोडक्शन है वो क्वेश्चन में कितना है? 35%। यानी कि जो मशीन A है इस A का प्रोडक्शन कितना है? 35%। जो मशीन B है इस मशीन B का जो प्रोडक्शन है क्वेश्चन में कितना गिवन है? ये गिवन है 25%। और जो मशीन C है उसका प्रोडक्शन क्वेश्चन में गिवन है कितना? 40%। ये क्वेश्चन के अंदर मशीन A, मशीन B और मशीन C का प्रोडक्शन है। अच्छा, ये बोल रहा है कि जो टोटल प्रोडक्शन है इस टोटल प्रोडक्शन का जो 2% है, यानी कि 100, मान लो इस मशीन ने अगर 100% बोल्ट मैन्युफैक्चर किए तो 100% में से इतने परसेंट जो बोल्ट हैं वो क्या है? डिफेक्टिव। अब इनमें से इस 100% में से 2% जो डिफेक्टिव हैं वो है मशीन A के, यानी कि जो डिफेक्टिव बोल्ट हैं, या हम इसके आगे बात करें तो जो डिफेक्टिव हैं फ्रॉम A, तो मशीन A से जो डिफेक्टिव बोल्ट हैं वो कितना है? 2%। जो मशीन B है इससे जो डिफेक्टिव बोल्ट हैं वो कितने हैं? 1%। और जो मशीन C है इससे जो डिफेक्टिव बोल्ट हैं वो कितने हैं? क्वेश्चन में गिवन है 3%। अब हमने क्या किया कि मान लो हमारे पास बोल्ट का ढेर लगा हुआ है, हमने रैंडमली एक बोल्ट को उठाया और हमने नोटिस किया कि जो बोल्ट हमें मिला है ये डिफेक्टिव है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बोल्ट हमने सेलेक्ट किया है वो मशीन C का है। तो जो बेस थ्योरम है अगर हम उसका फॉर्मूला लगाएं तो बेस थ्योरम के फॉर्मूले से हमें जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव है तो उसके C से होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसका मतलब है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमने एक बोल्ट सेलेक्ट किया जो हमें गिवन है कि वो डिफेक्टिव है, अब वो मशीन C का रहा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर हम इस बात को लिखें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये क्या आएगा? डिफेक्टिव फ्रॉम C, और नीचे आ जाएगा P डिफेक्टिव, ऐसा आ जाएगा। जो कंडीशनल का फॉर्मूला इसके हिसाब से ये इस तरह का बनेगा। अब इसके अंदर नीचे जो पार्ट आएगा उसके अंदर किसी भी बोल्ट के डिफेक्टिव होने की क्या आएगी? टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो नीचे क्या आने वाला है? नीचे आएगा बोल्ट फ्रॉम A एंड इट इज़ डिफेक्टिव फ्रॉम A। अगर हम इसके अंदर लिखें तो सेकंड कंडीशन आएगी कि जो बोल्ट होगा वो मशीन B का हो और उसके बाद ये बोल्ट क्या हो? डिफेक्टिव हो, या फिर जो बोल्ट है वो मशीन C का हो और इसका ये डिफेक्टिव हो। तो ये तो आएगा किसी बोल्ट के डिफेक्टिव होने की टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसके अंदर क्वेश्चन का जो फेवरेबल पार्ट है, तो क्वेश्चन की डिमांड है कि जो बोल्ट डिफेक्टिव है C से आना चाहिए, तो जो लास्ट वाला पार्ट है ये इस क्वेश्चन में फेवरेबल होगा। तो यहाँ पर आपके पास ऊपर आएगा C एंड P आएगा D ऑफ C। अगर हम इसे डेटा की फॉर्म में लिखें तो अगली स्टेप में अगर इसको लिखा जाए तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी आएगी, तो सबसे पहले तो आएगा हमें क्या लिखना है? P ऑफ A। इसके अंदर ये जो P ऑफ A है इसका मतलब है कि जो कोई भी अगर आपने बोल्ट मैन्युफैक्चर किया तो मशीन A का जो मशीन A है उसका टोटल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कितना है। तो अगर हम किसी बोल्ट को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो उसकी मशीन A के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो जो टोटल हमारे पास बोल्ट है उसके अंदर मशीन A से प्रोड्यूस बोल्ट कितना है? 35%। तो यहाँ पर जो मशीन A का प्रोडक्शन है ये मशीन A का प्रोडक्शन होगा 35/100। अब इसके बाद आएगा जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर जो लिखा है ये आएगा अगर जो डिफेक्टिव हैं, यानी अगर आपने किसी बोल्ट को उठाया तो मशीन A से डिफेक्टिव इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो इसके अंदर जो A से डिफेक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2%। तो यहाँ पर ये इनटू में कितना आएगा? 2%, यानी कि 2/100। ऐसे ही अगर हम मशीन B की बात करें तो मशीन B का जो प्रोडक्शन है वो कितना है? 25%, उसमें डिफेक्टिव कितना है? 1। तो यहाँ पर आएगा 25% और उससे डिफेक्टिव कितना है? 1%। ऐसे अगर हम मशीन C की बात करें तो उसका आएगा 40% और उस 40% में डिफेक्टिव कितना है? मशीन C से डिफेक्टिव कितना है? 3%। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3%, यानी कि 3/100। अब इसके अंदर जो आपका फेवरेबल डेटा होगा ये लास्ट वन होगा, इसको ऊपर लिख दूँ तो इसको अगर आप ऊपर लिखोगे और यहाँ से आएगा 40/100 एंड इनटू में आ जाएगा कितना? 3/100। और फाइनली आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है। जब इसको सोल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ कि सोल्व करने पर, इसकी कैलकुलेशन करने पर जो इसका आंसर आएगा, तो कैलकुलेशन करना आप सबको आता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 24 बाय कितना आएगा? 43। कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन करना आप सबको आता है।
तो यहाँ पर 24/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन की क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये जो डेटा है ये न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में 1.26 आ जाएगा। तो क्वेश्चन सीधा है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब जैसे आपके पास मान लो क्वेश्चन के अंदर एक सिंपल सा सेट प्लस पी एंड सी का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे कहा गया है कि एक सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है और एक सेट बी है जिसके अंदर कितना एलिमेंट है 2। अब अगर मान लो हम इसके अंदर ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालें तो आपको पता है कि जो ए क्रॉस बी होगा इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला होता है एन ए इंटू एन बी। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे 10। यानी कि आपके पास मान लो कि जो ए क्रॉस बी सेट है, इस ए क्रॉस बी के अंदर क्या है, पेयर है। जैसे A1 B1 एक पेयर है, A2 B2 एक पेयर है, और इस तरह से इसके अंदर पेयर लिखे हुए हैं। कितने पेयर आएंगे इसके अंदर 10 पेयर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें क्या करना है, इसका एक सबसेट बनाना है। तो मान लेते हैं जो x है वो इस a क्रॉस b का एक सबसेट है। अब ये जो बोल रहा है जो x है, क्वेश्चन की डिमांड है कि इस x के अंदर इस a क्रॉस b से मिनिमम 3 और मैक्सिमम कितने एलिमेंट आएंगे 6, या तो कम से कम 3 आएंगे, क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज पढ़ो तो इट हैज़ एटलीस्ट 3 एलिमेंट एंड नॉट मोर देन 6 एलिमेंट। यानी इस ए क्रॉस बी के अंदर कम से कम 3 एलिमेंट आएंगे और 6 से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो अगर हम इस ए क्रॉस बी में पी एंड सी लगाएं तो यहाँ से अगर हमें सिलेक्शन करना है तो इस ए क्रॉस बी में से अगर हम सिर्फ 6 एलिमेंट का सिलेक्शन करें तो कोई भी अगर हम 6 एलिमेंट को सेलेक्ट करें तो ऐसा करने पर जो नंबर ऑफ सबसेट आएंगे वो आएंगे 10C3। अगर मान लो हम इसके अंदर जो x है इसके अंदर 4 एलिमेंट ले, यानी 4 ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करें कोई भी, तो उसके अंदर नंबर ऑफ वेज आएंगे 10C4। अगर आप 5 लोगे तो 10C5 और लास्ट अगर 6 लोगे तो कितना आएगा 10C6। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर आएंगे टोटल जो भी नंबर ऑफ सबसेट है जो आपसे पूछेगा, तो ये आएंगे नंबर ऑफ सबसेट। बस कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने पर ये 792 आ जाएगा। तो खैर इतनी कैलकुलेशन करना तो आपको आता होगा। इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर देना, 792 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डिफरेंशियल क्वेश्चन का क्वेश्चन है। आप जानते हो अगर आपके पास कभी भी dy/dx प्लस py इक्वल q लिखा हो तो मैथमेटिकली इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करें तो उस क्वेश्चन में जो p आएगा उस p की वैल्यू कितनी आएगी 2x ln x, और इसके अंदर जो q आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/x। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, उसके पहले हम क्या निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx। अब इसके अंदर p की वैल्यू रखो तो यहाँ से आएगा e की पावर 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये 1/x ln x क्या आएगा dx। अच्छा, अगर इसके अंदर हम इस ln x को t एज्यूम करें तो 1/x से dx क्या आएगा dt। तो इसका जो इंटीग्रेशन आने वाला है यहाँ से आएगा 1/2 और ये आएगा ln x। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। हमने इसके अंदर क्या किया होगा, इंटीग्रेशन करते समय हमने ln x को t माना होगा। उस ln x को जब आप t मान के सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जो 1/2 है इसे इस ln x की पावर पे लो। तो जब इसे पावर में लोगे तो ये e की पावर ln और ln x की पावर क्या आएगी हाफ, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो e है इससे ln कट जाएगा और e से ln को कैंसिल करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा अंडर रूट में क्या आएगा ln x। तो सबसे पहली बात तो हम इसका क्या निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके अंदर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन में आता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसा आता है, और ये आएगा कितना dx। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो हम इस फॉर्मूले को अगले स्टेप में लगाते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा y इंटू, यहाँ से आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि रूट ln x, फिर आएगा q। इस क्वेश्चन में q कितना है 1/x। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ मैं कि q कितना था क्वेश्चन में 1/x, ठीक है। तो अगर q 1/x है और इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ln x और कितना आएगा dx, ऐसा आ जाएगा। वंस अगेन अगर हम इसके अंदर फिर से यहाँ पर इस ln x को t मान लें तो ये 1/x dx कितना आएगा dt। यानी सीधा मतलब ये है कि अगर हम इसे t एज्यूम करेंगे तो ये रूट टी dt बनेगा, यानी t² इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आएगा अंडर रूट ln x। अगर आपने इसे t माना तो रूट t का इंटीग्रेशन कितना होता है t की पावर 3/2। तो यहाँ से ln x की पावर आएगी 3/2 अपॉन यह आएगा 3/2 प्लस कितना आएगा c। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले c निकालना है। c निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि जो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इससे वटेवर जो भी कर्व आएगा वो कर्व e, 4/3 से पास करेगा। तो चलो पहले इसको e, 4/3 से पास करा दें। अगर हम इस कर्व को e, 4/3 से पास कराएं
तो e कॉमा 4/3 अगर आप इस इक्वेशन में रखते हो तो जब इसके अंदर आप x की वैल्यू को e रखोगे तो ln e कितना होता है 1, तो दोनों साइड में ln x की वैल्यू तो 1 आ जाएगी और y कितना आ जाएगा 4/3, तो ये वाली जो टर्म है ये आएगी 4/3 और अगर आप इसके अंदर x को e रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3 और प्लस आएगा c। तो सॉल्व करने पर यहाँ से जो c आ रहा है वो कितना आ रहा है 2/3। तो आप सबसे पहला काम तो क्या करो, इसके अंदर c को 2/3 लिख दो तो आपके पास ये आएगा रूट ln x एंड राइट साइड में आ जाएगा 2/3 एंड ln x की पावर आ जाएगी 3/2 और प्लस में कितना आ जाएगा, ये आएगा 2/3। ये हमारा डेटा आ जाएगा। लास्ट इसके अंदर हमें अगली स्टेप में निकालना है कि हमें इसके अंदर फाइंड करना है अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो कर्व है ये e की पावर 4 कॉमा अल्फा से भी पास कर रहा है, तो इसको पास कराओ। अगर हम इस इक्वेशन को e की पावर 4 कॉमा अल्फा से पास कराएं तो देखते हैं यहाँ से क्या आता है। अब अगर मान लो आप इसके अंदर x की वैल्यू को e की पावर 4 रखोगे तो x इक्वल e की पावर 4 पर ये जो ln x आएगा ये कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर इस ln x को अगर हम 4 रखें, इसे पास कराएं तो y तो आ जाएगा अल्फा, ये कितना आएगा 4, ये आएगा 2/3 और आप इसके अंदर अगर ln x की वैल्यू को क्या रखोगे e की पावर 4 तो ये 4 आएगा। तो 4 की पावर 3/2 कितना होता है 2 का क्यूब, तो ये 2 का क्यूब प्लस 2 बाय कितना आ रहा है 3। अगर आप इसे सॉल्व करो तो 2 क्यूब कितना होता है 8, 8 इंटू 2 कितना आएगा 16, 16 प्लस 2 कितना आएगा 18, 18/3 कितना आएगा 6। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी 6। तो फाइनली इस क्वेश्चन में जो अल्फा आएगा ये अल्फा आएगा 6/4 यानी कि 3/2, तो ये 1.5 आना चाहिए। पीछे देखते हैं आंसर क्या है या कोई कैलकुलेशन एरर है हमारी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है कि आपको अल्फा की वैल्यू निकालना है। अगर हम इसके अंदर अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो यहाँ पर जो अल्फा आएगा, सॉरी इसके अंदर जो y है ना ये जो y है इस y की जगह अल्फा आएगा, तो y अल्फा आ रहा है और ये जो टर्म आएगी ये 2 आएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो ये टर्म 2 आएगी तो यहाँ पर ये 6/2 आएगा। तो 6/2 अगर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो आंसर आने वाला है कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा यहाँ से 3। हम इस क्वेश्चन में जो इस अंडर रूट वाले पार्ट की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, तो इसे 2 लिखोगे, राइट साइड में 6 आ रहा है तो 6/2 से क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा और पीछे जो आंसर दे रखा है वो आंसर भी आप यहाँ पर देखो 3 गिवन है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर।